नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार के बारे में। राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मानव अधिकार को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार और दूसरा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। तो राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार का मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है और उदाहरण कौन कौन से अधिकार राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं एवं स्रोत क्या हैं, सोर्स कौन कौन से सोर्स से मिलकर राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों को रेखांकित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या है। तो राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार के अंतर्गत वो सारे अधिकार आते हैं जो मनुष्यों को जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं या उनके संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। तो ऐसे सारे अधिकार जो मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं या उनके संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं, वो सारे अधिकार राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगर हम उद्देश्य की बात करें कि राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, तो जो इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि मानव के अंदर जो हीन भावना है उसको ख़त्म करना। हीन भावना से तात्पर्य यह है कि अपने को किसी दूसरे से नीचे समझना। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार मनुष्यों को प्रदान किए गए हैं। और जो दूसरा उद्देश्य है कि मनुष्यों के विरुद्ध जो क्रूरता की जा रही है, जो अमानवीय व्यवहार राज्य द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा हो रहा है, उन सब चीज़ों से उनको सुरक्षा प्रदान करना, या अगर उनके राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उनको रेमेडी देना। ये सारे काम जो है राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें उदाहरण की कि कौन कौन से अधिकार राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो जो सबसे प्रमुख अधिकार है वो है प्राण का अधिकार। प्राण का अधिकार मतलब जीवित रहने का अधिकार। जीवित रहने के अधिकार से तात्पर्य है कि अगर कोई भी व्यक्ति या राज्य किसी अन्य व्यक्ति के जीवित रहने का अधिकार को तब तक नहीं छीन सकता जब तक कि विधि द्वारा उसको यह अधिकार न प्रदान किया गया हो। शुरुआती समय में इस अधिकार के अंतर्गत केवल जीवित रहने का अधिकार ही आता था, लेकिन बाद में न्यायालयों द्वारा प्राण शब्द की व्याख्या की गई, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जीवित रहने का अधिकार से तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि पशुओं के समान जीवित रहना, जबकि मनुष्य के लिए जीवित रहने का तात्पर्य है वो सारी चीज़ें जो मनुष्य के जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, वो सारे अधिकार भी इस अधिकार के अंतर्गत ही आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस में, जिसको हम मेनका गांधी केस कहते हैं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्राण के अधिकार के अंतर्गत तो सारे अधिकार आएंगे जो मनुष्य को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। न्यायालय द्वारा बाद में कई सारे अधिकारों को इस अधिकार के अंतर्गत रखा, जैसे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हो, या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, या हाल फिलहाल में इंटरनेट का अधिकार हो। तो ये सारे अधिकार जो है प्राण के अधिकार के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा एक और महत्वपूर्ण अधिकार राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार के अंतर्गत आता है वो है कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार से तात्पर्य दैहिक स्वतंत्रता एवं वैचारिक स्वतंत्रता दोनों से है। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि राज्य या कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता या उसके स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है तो उसको जमानत का अधिकार होगा या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार भी उसको प्रदान किया जाएगा। वैचारिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का विचार नहीं थोपा जा सकता या वो अपने विचार से अपने भाषण दे सकता है। तो ये सारे अधिकार वैचारिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अन्य अधिकार में जैसे राष्ट्रीयता का अधिकार। अगर कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के क्षेत्र में रह रहा है तो राज्य की जिम्मेदारी है कि उसको राष्ट्रीयता प्रदान करे और बिना किसी कारण के उसके राष्ट्रीयता के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। और फिर इसके अंतर्गत आते हैं जैसे संघ बनाने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का। जैसे राज्य श्रम संगठन किसी भी व्यक्ति को श्रम संगठन बनाने का अधिकार, या
कर्मचारी अपना संगठन बना सकते हैं। तो ऐसे कई सारे संगठन बनाने के अधिकार भी राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगर हम और अधिकारों की बात करें इसमें, तो जैसे गैर भेदभाव का अधिकार, राइट ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जो राज्य है अपने राज्य के भीतर रहने वाले प्रत्येक मनुष्यों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या उनके जाति के, धर्म के या उनके जन्म स्थान से संबंधित किसी भी प्रकार का भेदभाव राज्य या व्यक्ति उनसे नहीं करेंगे। उसके बाद फिर और अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि राइट टू फेयर ट्रायल। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रख सके। तो ये सारे अधिकार नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगर हम स्रोत की बात करें, सोर्स की, राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार के स्रोत क्या क्या हैं, तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक बहुउद्देशीय दस्तावेज और दूसरा एकल उद्देशीय दस्तावेज। बहुउद्देशीय दस्तावेज के अंतर्गत जो प्रमुख दस्तावेज, जो प्रमुख सोर्स हैं नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार के, उसमें जो पहला है वो 1948 में ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, मानव अधिकार घोषणा, जो कि संयुक्त राज्य द्वारा 1948 में किया गया था। इसमें 30 आर्टिकल को रखा गया है जो कि राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार संबंधी कई सारे अधिकारों को रेखांकित या पहचानते हैं। उसके बाद फिर 1966 में एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो कि राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों के लिए था, वो लाया गया सर्वोच्च संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा, जिसका उद्देश्य ये था कि 1948 में जो मानवाधिकार की घोषणा हुई थी उसको प्रवर्तित करना एवं राज्यों के बीच उसको बाध्यकारी बनाना, जिससे अगर कोई भी राज्य उन मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके विरुद्ध राज्यों द्वारा या नागरिकों द्वारा उसके विरुद्ध किसी फोरम में, जो कि 1966 के राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार के ऑप्शनल प्रोटोकॉल द्वारा बनाया गया है, उसके विरुद्ध वो रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर 1989 में एक और ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो कि राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार से संबंधित था, वो लाया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि मृत्युदंड को समाप्त करना। उसके बाद फिर बहुउद्देशीय दस्तावेज के अंतर्गत अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में मानवाधिकार संबंधी एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि इन महाद्वीपों में लोगों के नागरिक अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। अगर उनका कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ एक फोरम बनाया जा सके, कोर्ट या न्यायालय का गठन किया जा सके जो उनके अधिकारों की संरक्षण करे। उसके बाद एकल उद्देशीय दस्तावेज के अंतर्गत कई सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि किसी एक पार्टिकुलर उद्देश्य या किसी एक मानवाधिकार के संरक्षण के लिए काम करते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं इसके अंतर्गत हो सकता है भेदभाव रोकने से संबंधित, जिसे बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके लिए कई सारे अभिसमय और प्रोटोकॉल जो है सर्वोच्च संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा या और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा इनको लागू किया गया है। उसी तरीके से जेनोसाइड को रोकने के लिए भी कई सारे अभिसमय और प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा लागू किए गए हैं। दास्ता, बालाश्रम एवं या ऐसी अन्य संस्थाएं जैसे स्लेवरी, फोर्स लेबर, इन सब चीज़ों के लिए भी कन्वेंशन और प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा लागू किए गए हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं एकल उद्देशीय दस्तावेज पर आधारित हैं, जो कि किसी एक उद्देश्य से मानवाधिकार के संरक्षण प्रदान करती हैं। उसके बाद फिर अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो भारत में भारतीय संविधान के पार्ट 3 जो कि मूल अधिकार से संबंधित है, उसमें कई सारे अधिकार मानवाधिकार से भी संबंधित हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
जो कि आर्टिकल 19 से 20 तक प्रदान किए गए हैं। उसके बाद फिर उपाधियों का अंत, एबॉलिशन ऑफ टाइटल, जो कि आर्टिकल 18 में दिए हुए हैं। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, जो कि अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो ये सारे अधिकार पार्ट 3 भारतीय संविधान में दिए गए हैं। उसके बाद मानवाधिकार के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम भी पारित किया गया, जिसे मानवाधिकार अधिनियम बोलते हैं। तो ये भी मानवाधिकार के संरक्षण के लिए भारत में लागू है। तो ये सारे स्रोत जो है मानव अधिकार के राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार के बारे में बताते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में।